नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जंग जारी है। रूस ने दो शहरों मारियोपोल और वोल्नावोखा में सीज फायर का ऐलान किया था। हालांकि मारियोपोल में ह्यूमन कॉरिडोर चंद घंटे बाद ही बंद कर दिया गया। यूक्रेन का इल्जाम है कि रूस सीज फायर की शर्तों पर अमल नहीं कर रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हफ्ते की रात कहा कि यूक्रेन की लीडरशिप को यह समझ लेना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं अगर वही जारी रखते हैं तो एक मुल्क के तौर पर उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसके जिम्मेदार भी वही होंगे। वहीं रूस की सरकारी एयरलाइंस कंपनी एरोफ्लोत ने अपने तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। पुतिन हुकूमत ने हफ्ते की शाम मॉस्को से एक स्पेशल फ्लाइट वाशिंगटन के लिए रवाना की। इस फ्लाइट से रूसी डिप्लोमेट्स को वापस मॉस्को लाया जा रहा है। रूस के वजारत खारजा ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। इसी दौरान यूक्रेन की न्यूज एजेंसी उक्र प्रवादा ने दावा किया है कि यूक्रेन के सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ही मुल्क के एक नेगोशिएटर डेनिस किरीव को दगाबाजी के शक में मार डाला है। डेनिस किरीव रूस और यूक्रेन के बीच हुई 2 दौर की बातचीत में शामिल थे। न्यूज एजेंसी के दावे पर यूक्रेन के एक एमपी वेरखोवा रादा ने मोहर लगा दी है। हालांकि हुकूमत ने कोई सरकारी तौर पर इस पर बयान जारी नहीं किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम में यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान हाल ही में खत्म होने वाली नाटो सरबराही कॉन्फ्रेंस को कमजोर करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नाटो ने यूक्रेन को 50 टन डीजल फराहम करने के अलावा कुछ नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने जुमे को कहा कि आज नाटो का सरबराही इजलास हुआ। ये एक कमजोर सरबराही इजलास था, एक उलझा हुआ सरबराही इजलास, एक ऐसा इजलास जो जाहिर करता है कि यूरोप में हर कोई आज़ादी की लड़ाई को एक मकसद के तौर पर नहीं देखा। ज़ेलेंस्की ने नाटो के अरकान पर रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए ग्रीन लाइट देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि नाटो ने यूक्रेन को 50 टन डीजल फराहम करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। यूक्रेन पर रूसी हमले के 9 दिन बीते जाने के बाद भी जंग की शिद्दत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी जो माइग्रेशन देखती है उसके ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रूसी हमले के बाद से 8 दिन में करीब 10 लाख शहरियों ने यूक्रेन छोड़ा है। पिछले 100 साल में कभी भी इतनी तेज रफ्तारी से माइग्रेशन या हिजरत नहीं हुई है। UNHRC के मुताबिक माइग्रेट करने वाले लोगों का आंकड़ा यूक्रेन की आबादी के 2% से भी ज़ायद है। यूक्रेन के शहरी रोमानिया, पोलैंड, मोल्डोवा, स्लोवाकिया और हंगरी में पनाह ले रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 6.5 लाख यूक्रेनियों ने पड़ोसी मुल्क पोलैंड में पनाह ली है। वहीं 53,000 माइग्रेंट्स रूस भी पहुंचे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2020 के खत्म में यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 40 लाख थी। UNHRC ने अंदेशा जाहिर किया है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो करीब 40 लाख लोग दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हो सकते हैं। वहीं माइग्रेट करने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा तादाद 2011 में देखी गई थी। सीरिया में छिड़े जंग की वजह से 57 लाख लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ा था। इस हिजरत के बाद सबसे कम तादाद में लोग बेलारूस पहुंच रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलारूस रशिया का एक ताईदी मुल्क है। यूक्रेन की UNHCR की एक ओहदेदार ने पिछले दिनों बताया था कि दुनिया उन लोगों के आंकड़ों पर गौर कर रही है जिन्होंने पड़ोसी मुल्कों में पनाह ली है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि मुतासरा लोगों की सबसे बड़ी तादाद अभी भी यूक्रेन के अंदर ही मौजूद है। यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जंग जारी है। इस बीच यूरोपीय मुल्कों में बड़ा साइबर अटैक हुआ। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस अटैक के बाद यूरोप के कई शहरों के हजारों यूजर्स का इंटरनेट बंद हो गया। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देने वाली कंपनी बिग ब्लू के मुताबिक उसके यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीक, इटली और पोलैंड के करीब 40,000 यूजर्स में 15,000 इंटरनेट बंद होने से मुतासिर हुए। जर्मनी और सेंट्रल यूरोप में 11 गीगावाट के करीब 5,800 पवन टरबाइन भी बंद, टरबाइन बंद हो गए हैं। यूटरसेट जो बिग ब्लू की पेरेंट कंपनी है उसने भी अंदेशा जाहिर किया है कि ये यूजर्स भी
वाईसेट पर हुए अटैक से ही मुतासिर हुए हैं। वाईसेट अमेरिका की कम्युनिकेशन कंपनी है। अमेरिका में वाईसेट ने कहा कि साइबर अटैक के बाद से यूरोप में यूक्रेन और दीगर मकामात पर नेटवर्क आउटेज बना, जो इसके के सैटेलाइट से जुड़े थे। हालांकि वाईसेट ने इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी। कंपनी का कहना है कि पुलिस साइबर क्राइम के तहत मामले की जांच कर रही है। ऑपरेशन गंगा जहां हजारों स्टूडेंट्स को वापस ला चुका है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इसकी कामयाबी पर सवाल उठा दिए हैं। सूमी में फंसे तुलबा ने वीडियो जारी करके कहा कि ये उनका आखिरी वीडियो और आखिरी अपील है। इसके बाद वो अपनी जान जोखिम में डालकर रशिया बॉर्डर की तरफ निकल जाएंगे। इसके कुछ ही देर बाद वजारत खारजा ने कहा कि हमने सभी हिंदुस्तानी तुलबा को मोहतात रहने और महफूज रहने के लिए कहा है। तुलबा किसी महफूज जगह पर रहें और गैर ज़रूरी जोखिम ना उठाएं। वजारत खारजा और हमारे एम्बेसीज तुलबा से लगातार राब्ते में हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बख्शी ने कहा कि हम तुलबा के लिए एक महफूज गैलरी, एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फौरी सीज फायर के लिए कई चैनलों के जरिए से रूस और यूक्रेन की हुकूमतों पर जोरदार दबाव डाला है। आज सुबह रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया है। ये दोनों ही शहर सूमी से 600 किलोमीटर दूर हैं। बाकी जगहों पर गोलाबारी जारी है, वहां तक भी मदद नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से इन स्टूडेंट्स ने पैदल ही निकलने का फैसला किया है। और एकदम से एक सुबह ये सब हो गया, मतलब हमें तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। और बोले कि उधर तो अटैक हो गया, मतलब। और फिर हम जैसे बंकर्स में रहे उधर, जैसे हम तो हॉस्टल के बच्चे थे, तो हॉस्टल वालों के जैसे वो खाना वगैरह प्रोवाइड हो जाता था हमें, लेकिन लास्ट में सारे गवर्नमेंट रिलैक्स हैं सारे। Sumi State University is the 10th day of war. Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for 2 cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumi. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have waited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all this responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happens to us, to anyone, Mission Ganga will be your biggest failure. This is the last video from the Sumi State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video. We need our government right now. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! यहाँ की जो सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर वो सरकार है हमको कुछ भी आप मैसेज क्या देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और लोगों को? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे अभी भी फंसे हैं वहाँ खाद्य और उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेट करके। 20% be on the ground. We are facing many things. क्या आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर्स ना दें। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि यहाँ से 4 मिनिस्टर को भेजा है, ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। कुछ नहीं करा रहे, बिकॉज हमने अपने अब बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ हो जाता तो वहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं था। ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया है। जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएगा। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। ये किसने कहा था आपसे वहाँ? इंडियन एम्बेसी ने? अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। जो पहले उन्होंने उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाह रहे थे, वहाँ से निकलना था। तो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था। वहाँ आया है बट कहाँ आया आई डोंट नो। एक यूक्रेन में चल रही जंग में सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी तुलबा का भी मुस्तकबिल उलट पुलट हो गया है। ऐसे में यूक्रेन में अपनी मेडिकल की
तालीम बीच में छोड़कर हिंदुस्तान लौट रहे तुलबा के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ी राहत दी है। कमीशन ने कहा है कि जिन मेडिकल तुलबा की डिग्री पूरी हो चुकी है उन्हें हिंदुस्तान में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। बैरून मुल्क से पढ़कर आने वाले तुलबा के लिए इंटर्नशिप की 7.5% सीटें भी तय की गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने बताया कि यूक्रेन से लौटे तुलबा को अपनी बीच में छूटी हुई इंटर्नशिप को पूरा करने का मौका दिया जा रहा है। अब तक सिर्फ दिल्ली में इंटर्नशिप फीस नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन अब किसी भी रियासत में फीस नहीं देनी होगी। अप्लाई करने वाले तुलबा को इंटर्नशिप पूरी करने के लिए पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट यानी FMG स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा। किसी भी हिंदुस्तानी तुलबा ने बैरून मुल्क में मेडिकल कॉलेज से प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन हासिल किया हो और वो हिंदुस्तानी मेडिकल काउंसिल से प्रोविजनल हासिल करना चाहता हो तो उसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट FMG स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करना होगा। ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस बेस्ड होते हैं। इसमें गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के रूल्स 2021 के मुताबिक हिंदुस्तान में रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल के स्टूडेंट्स को 2 बार इंटर्नशिप करनी होती है। पहले उस जगह जहां से उन्होंने MBBS की डिग्री ली हो और फिर हिंदुस्तान में आकर। यूक्रेन MBBS की डिग्री के लिए फेमस है। ज़्यादातर हिंदुस्तानी तुलबा अपनी डिग्री के लिए यूक्रेन जाते रहे हैं। तालीम और साइंस के वजारत के मुताबिक यूक्रेन में लगभग 18,000 हिंदुस्तानी तुलबा हैं। इनमें कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आधी पढ़ाई छोड़कर, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरुआती पढ़ाई छोड़कर उन्हें वापस आना पड़ रहा है। उन्हें नेशनल मेडिकल कमीशन हिंदुस्तान में मौका दे रहा है। मणिपुर कानून साज असेंबली के इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग आज हफ्ते के रोज खत्म हुई। तशद्दुद के कुछ वाक़यात की खबरें भी आई हैं। उसमें एक शख्स की मौत हो गई और दीगर जख्मी हो गए। रियासत में आज सुबह 7 बजे दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग शुरू हुई और शाम 4 बजे अख्ताम पजीर हुई। पुलिस ने बताया कि सेनापति जिले के करोंग हल्के के नागमो में 47/49 पोलिंग बूथ पर फायरिंग का वाकया सामने आया, जिसमें एक शख्स जाम बहक हुआ जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए इंफाल ले जाया गया। जराये ने बताया कि दोनों ने पोलिंग स्टेशन पर EVM छीनने की कोशिश की। इलाके में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स हलाक और दूसरा गोली लगने से जख्मी हो गया। राज्यसभा में बिल पास करवाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। बीजेपी और उसकी ताईदी जमातों के पास अभी राज्यसभा में 114 सीटें हैं। इसमें से बीजेपी के पास 97, JDU के पास 5, AIADMK के पास 5, इंडिपेंडेंट के पास 1 और छोटी पार्टीज के पास 6 सीटें हैं। लेकिन जल्द ही ये हालात बदलने जा रहे हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच राज्यसभा की 70 सीटों पर इंतखाबात होना है। बीजेपी की सीधे तौर पर 5, AIADMK की 1 और इंडिपेंडेंट 1 सीट कम हो जाएगी। इसके बाद तादाद, अगर टोटल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये तादाद 114 से घटकर 104 पर आ जाएगी। ऐसे में अगर ताईदी जमातों ने आंखें दिखाई और BJD YSR कांग्रेस का ताउन नहीं मिला तो राज्यसभा में किसी भी बिल को पास कराना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगर सीटें कम आई तो राज्यसभा में बीजेपी MPs की तादाद और कम हो सकती है, क्योंकि इन दोनों रियासतों में राज्यसभा की 19 सीटें हैं। यहाँ की तस्वीर 10 मार्च के बाद साफ हो जाएगी। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया है। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली NCR में दूध की कीमत में 2 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतें इतवार के रोज से लागू होंगी। इंडियन नेवी ने हफ्ते के रोज ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का कामयाब तजुर्बा किया। इस तजुर्बे के दौरान मिसाइल ने सटीक निशाने पर हमला करने में कामयाबी हासिल की। मिसाइल के एडवांस वर्जन में कई अपडेशन किए गए हैं। अपग्रेडेशन के बाद इसकी फायरिंग कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के जिले सांबा में एक दिलदोज सड़क हादसे में एक ही कुंबे के 4 अफराद समेत 5 मुसाफिर जाम बहक हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि सांबा के मनसर इलाके में एक इनोवा गाड़ी सड़क से लुढ़ककर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद और गाड़ी के ड्राइवर की बरसर मौका ही मौत हो गई। मुतवफ़िन जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के रानीपुरा इलाके से था, उनकी शिनाख्त 71 साल गुलजार अहमद भट्ट, उनकी अहलिया 65 साल ज़ेना बेगम, उनका बेटा इकबाल अहमद, उनकी बेटी
मसरत, जबकि ड्राइवर की शिनाख्त साकिब अहमद के बतौर हुई है। उन्होंने कहा कि ये लोग इनोवा गाड़ी में जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ सफर कर रहे थे। एक मिनट टीम नहीं है तरफ से उतरा कोई नहीं टीम आई है आ रहे हैं। तो जो हमें अभी इनिशियल रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक एक सरपंच हैं मुश्ताक अहमद भट्ट ब्रा शंगुस अनंतनाग के, उनके ये फैमिली मेंबर्स थे। उनके फादर गुलजार अहमद थे और उनकी मदर ज़ारा बेगम और एक भाई और बहन इकबाल और एक उसमें उनकी मसरत नाम से उनकी सिस्टर। तो ये 4 मेंबर्स जो उनकी फैमिली के थे मुश्ताक अहमद भट्ट साहब की, और एक और पर्सन साथ ही में थे जो अमृतसर से ये गाड़ी आ रही थी। अमृतसर में कहीं एक और कोई पर्सन किसी और फैमिली के हैं, उनकी डिटेल्स हम पता कर रहे हैं मोहम्मद अकबर नाम से, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली डेड हैं। और एक पर्सन साकिब नाम से जो वो भी गाड़ी में थे, तो और अभी तक जो हमें पता चला है वही ड्राइव कर रहे थे, बट वो ही इज़ सेफ एंड वो अभी उनका हम सीटी स्कैन और बाकी जो भी ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं। थोड़ा शॉक में हैं, अभी बता नहीं पा रहे डिटेल्स, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ हॉस्पिटल में। मुश्ताक अहमद भट्ट साहब से मेरी बात हुई है, वो अनंतनाग से आ रहे हैं और अभी रास्ते में कहीं रामबन में है। मैंने डीसी रामबन से भी बात की है, वो वहाँ पे उनको जो भी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं वो उनको देंगे, क्योंकि वहाँ शायद लैंडस्लाइड में वो कहीं फंसे हुए हैं, तो उनकी वहाँ मदद हो जाएगी। डीसी रामबन उनके साथ इन टच हैं और यहाँ पे, और उसके अलावा मेरी डीसी अनंतनाग से भी बात हुई है। उन्होंने कंफर्म किया है कि ये सरपंच वहाँ के मुश्ताक अहमद भट्ट सरपंच हैं। उसके अलावा यहाँ एक चीज़ थोड़ा बताना चाहूँगी कि इमीडिएट जो हमारी तरफ से रिलीफ है उसमें 1 लाख रुपया पर जो डिसीज्ड है उसको हम रेड क्रॉस से रिलीफ देंगे, और 50,000 जो इंजर्ड हैं एक, उनको भी हम ये देंगे नेक्स्ट ऑफ किन। तो अभी हम यहाँ से उनकी बॉडीज़ जो है वो अनंतनाग भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसी के लिए हम वेट कर रहे हैं। अभी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट जैसे ही होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं, तो वो मैं पर्सनली और मेरी टीम पर्सनली यहाँ सुपरवाइज कर रही है, तो उनको हम यहाँ से। मेरठ में आज सुबह पैसेंजर ट्रेन के इंजन और 2 कोचेस में आग लग गई। यह हादसा मेरठ शहर से 18 किलोमीटर दूर दौराला स्टेशन पर हुआ। सहारनपुर से दिल्ली की तरफ जा रही ट्रेन मेरठ के दौराला स्टेशन पर खड़ी थी। अचानक ट्रेन के कोच में धुआं उठने लगा। आनन फानन में रेलवे मुलाजिमीन ने आग लगे इंजन और 2 डिब्बों को अलग किया। इसके बाद मुसाफिरीन ने धक्का लगाते हुए ट्रेन की दीगर बोगियों को आग से बचाया। मुसाफिरीन के इस कोशिश की लोगों ने काफ़ी सराहना की। रेलवे मुलाजिमीन ने कहा कि अगर वक्त रहते वो ट्रेन के दीगर डब्बों को धक्का लगाकर अलग ना करते तो कई डिब्बे जल जाते। सुबह के वक्त कोहरा था। सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन दौराला स्टेशन पर रुकी। इसमें मुसाफिर भी सवार होने लगे थे। इसी दौरान मुसाफिरीन में अफरा तफरी मच गई। इतला कंट्रोल रूम को दी गई। मुसाफिर महेश कुमार ने बताया कि उन्हें मेरठ जाना था, सहारनपुर से सवार हुए थे। देखा तो ट्रेन के डिब्बे में धुआं निकल रहा था। ट्रेन में आग की शुरुआत इंजन से हुई। आग इंजन के पीछे वाले पैसेंजर डिब्बे तक पहुंच गई थी। इस पैसेंजर ट्रेन से कूदकर कुछ लोगों ने जान बचाई। इस दौरान मुसाफिरीन ने वीडियो भी बना लिया। आग से एक कोच जलकर खाक हो गया, जबकि दूसरे कोच को भी नुकसान हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होती है यूनिटी। वेल डन, वेल डन। इसमें ब्रेक लग रहे थे।
उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले की पोलिंग के लिए आज इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी है। अब 7 मार्च को वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 7वें मरहले में 9 जिलों की 54 असेंबली सीटों पर पोलिंग होगी। इस मरहले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में भी पोलिंग होना है। ऐसे में बनारस की जनता के सामने एक तरह से पीएम मोदी की इमेज और सीएम योगी के टर्म का एक इम्तिहान है। यूपी असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले की इंतखाबी मुहिम का शोर हफ्ते की शाम 6 बजते ही पूरी तरह से थम गया। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सभी सियासी पार्टियों ने इंतखाबी जलसों को खिताब किया। आज वज़ीर आज़म ने भी और उनके साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इंतखाबी जलसों को खिताब किया। मुझे बहुत खुशी है कि बीते 7 सालों में राष्ट्रहित, भारत हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक क्षेत्रों में अनेकविध काम हो रहे हैं। यही संकट काल में देश की ताकत बन रहा है। जिसका जितना सामर्थ्य है वो उसको राष्ट्रहित में समर्पित कर रहा है। आज अगर भारत के विरुद्ध कोई भी गलत बात होती है तो हर नागरिक एक सुर में उठ खड़ा होता है। इसलिए आज अगर कोई पंचायत के लिए भी वोट करता है तो राष्ट्रहित को देखकर वोट करता है। वो जानता है कि देश ताकतवर रहेगा तो गांव और बिरादरी के मुद्दे भी हल हो जाएंगे। यूपी के लोगों की इसी भावना को उत्तर प्रदेश चुनाव के हर चरण में मैंने खुद अनुभव किया है। भाई और बहनों, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां, अभूतपूर्व संकट लेकर आया है। लेकिन भारत ने तय किया है कि इस अभूतपूर्व संकट को, इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। ये संकल्प सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ सरकार का नहीं है, ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिक। हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की यात्रा शुरू की है। मैं मल्हनी इसलिए आया हूं, मल्हनी में इसलिए आया हूं कि उमानाथ सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा ऋण है मित्रों, बहुत बड़ा ऋण है। और अगर मल्हनी वाले केपी सिंह को जिता देते हैं तो ये ऋण का भुगतान सूद समेत कर देना है मित्रों, इस बार सूद समेत। और दूसरा, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का हमारा जो वादा है उसमें थोड़ी सी कसर छूट गई है। आज आजमगढ़ में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोग यूपी असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले में बीजेपी को 7 समंदर पार भेजेंगे। जब हमारी हुकूमत आएगी, पुलिस भर्तियों के साथ साथ हम ये भी यकीनी बनाएंगे कि फौज में भी भर्तियां हों। का अब खाता खुलने वाला नहीं है और जो लोग लाल टोपी की बुराई करते थे, हमारे सफेद टोपी वालों के साथ अन्याय किया, जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया, बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली टोपी? और टोपी भी पहनी, लाल नहीं पहनी, सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग में पहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की ने समझ गई है, ये कोई रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता
इन्हें सबक सिखाने वाली है। बताओ बीजेपी के लोगों ने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई यहां बैठे खड़े हैं, आपकी आय दोगुनी की बात की, लेकिन आज 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 16,95,279 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 8,324 अफराद ने अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के केसेस का मजमूई आंकड़ा 44,44,60,554 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 60,12,447 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 6,10,59,782 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस की तादाद 6,000 से कम हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से कोरोना के 5,921 नए मामले रिपोर्ट हुए। इस दौरान 11,651 मरीजों ने शिफाया भी हासिल की, जबकि 290 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी हालत बेहद मजबूत कर ली है। अपनी पहली पारी 574 8 विकेट के नुकसान के स्कोर पर डिक्लेयर करने के बाद हिंदुस्तान ने दूसरे दिन स्टंप्स तक श्रीलंका के 4 विकेट निकाल लिए। मेहमान टीम का स्कोर 108 4 विकेट के नुकसान से रहा। श्रीलंका को फॉलो ऑन डालने के लिए अब भी 267 रनों की जरूरत है। टीम इंडिया के साबिक कप्तान विराट कोहली को 100वें टेस्ट मैच खेलने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। माली में जुमे के रोज आर्मी बेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। इसमें कम से कम 27 फौजियों की मौत हो गई, जबकि 33 जवान जख्मी हो गए। फौज ने बताया कि 21 जवानों की हालत तशवीशनाक है और 7 अभी भी लापता हैं। यह हमला मोंडोरो बेस पर किया गया, जो बुर्किना फासो और माली के बॉर्डर पर है। दहशतगर्दों ने आर्मी बेस को उड़ाने के लिए कार बम का इस्तेमाल किया और टैंकों समेत 21 गाड़ियों को जब्त कर लिया। हमले के वक्त बेस पर करीब 150 फौजी मौजूद थे। उधर फौज ने जवाबी कार्रवाई में 70 दहशतगर्दों को मार गिराया। अभी पता नहीं चला है कि कौन सी दहशतगर्द तंजीम इस हमले के लिए जिम्मेदार है। शुमाली मगरबी किनारे में इजरायली फौजियों के साथ झड़प के दौरान 130 से ज्यादा फलस्तीनी मुजाहिरीन जख्मी हो गए। ये मालूमात वहां के डॉक्टरों और ऐनी शाहिदीन ने दी है। फलस्तीनी ऐनी शाहिदीन ने बताया कि नाबला शहर के जुनूब मगरिब में वाक़ देहात बीता और बीतजान के करीब मुजाहिरीन और इजरायली फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इस वाक़े में कम से कम 128 फलस्तीनी मुजाहिरीन जख्मी हुए। उनमें से 36 इसराइली फौजियों की जानिब से चलाई गई रबर की गोलियों से जख्मी हुए हैं, जबकि दीगर आंसू गैस का निशाना बने हैं। साउथ कोरिया के नॉर्दर्न साहिली इलाकों में लगी शदीद आग की वजह से अब तक 116 घर तबाह हुए हैं। वहीं 6000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। जंगलों में आग की शुरुआत जुमे की सुबह साहिली शहर उलजीन में एक पहाड़ से हुई थी। आग की वजह से उलजीन में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी खतरा पहुंचा है। इसे लेकर वहां के सदर मून जो इन ने भी इंतबाह जारी किया है। इसके बाद पावर प्लांट की कैपेसिटी 50% तक घटा दी गई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।